हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे घंटे वाली चुड़ैल का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। फिर तो तुम्हारा राजा पागल ही लगता है वीर। आदमियों को तो उसे पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार तो तुम्हें भी मिलेगा, पर उसमें मेरा भी ख्याल रखना। क्यों नहीं? आखिर तुम हमें राजा से मिलवा रहे हो। दमनक दोनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। राजन, संजीवक और नंदू नाम के यह दो बहादुर हैं। यह वनमानुष को मार सकते हैं। वह फिर तो इनका स्वागत है। दमनक, इन्हें पूरे सम्मान के साथ अतिथि गृह में ठहराओ। दमनक उन्हें अतिथि गृह में छोड़कर चला गया। वाह, मंत्री का बच्चा तो कह रहा था कि राजा वीर पुरुषों से डरता है। यह क्या चक्कर है संजीवक? लगता है दमनक अपने राजा को और हमें एक साथ बेवकूफ़ बना रहा है। हमें सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद राजा का एक कर्मचारी उन्हें बुलाने आया। आपको महाराज ने इसी समय बुलाया है। ठीक है, चलो। कर्मचारी दोनों को साथ लेकर राजा के पास पहुंचे। यह सारा धन ले लो दमनक। अगर इन्होंने वनमानुष को मार दिया तो हम इन्हें और तुम्हें मालामाल कर देंगे। महाराज, यह उसे जरूर मार डालेंगे, पर यह कुछ दिनों नगर के बाहर मेरी गढ़ी में रहेंगे। तभी सेनापति दीर्घमुख वहाँ तभी सेनापति दीर्घमुख वहाँ आ पहुँचा। वह मंत्री दमनक से किसे मन ही मन जलता था। महाराज, किसी की वीरता को परखे बिना उसे एकदम से वीर नहीं मान लेना चाहिए, और कोई कार्य पूरा करने से पहले किसी को इतना धन भी नहीं देना चाहिए। धूर्त कपटी, यह इस वक्त कहाँ से आ गया? महाराज महाराज ब्रह्मचालक पर्वत पर घंटाकरण नाम का दो राक्षसी रहती है। उसका उत्पात भी अभी कम नहीं हुआ है। तुमने अच्छा याद दिलाया है दीर्घमुख। पहले इन दोनों को उसे ही मारने को कह दो। इससे इनकी परीक्षा भी हो जाएगी। अगर किसी तरह सेनापति को भी इन दोनों के साथ भेज दूँ तो राक्षसी इसे मारकर खा जाएगी और यह कांटा भी अपने आप दूर हो जाएगा। ठीक है महाराज। मेरे दोनों मित्र पहले घंटाकरण राक्षसी को ही मारने जाएंगे, लेकिन प्राण के प्रमाण के लिए सेनापति जी को भी इनके साथ जाना होगा। यह भी ठीक है सेनापति। तुम इन दोनों के साथ जाओ और इनकी बहादुरी का प्रमाण लाकर हमें दो। लेकिन महाराज, मैं महाराज, सेनापति जी चुगली करने से सबसे आगे हैं। यह शायद राक्षसी के सामने जाने से डरते हैं। सेनापति, तुम्हें इनके साथ जाना ही होगा। डरपोक आदमियों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसी दिन संजीवक और नंदू ब्रह्मचल पर्वत की ओर चल दिया। उनके साथ सेनापति दीर्घमुख को भी जाना पड़ा। नंदू, मंत्री दमनक काफी चालाक आदमी है। बेचारे सेनापति को फंसा ही दिया। ब्रह्मचल पर्वत पर पहुंचते समय तीनों ने घोड़े छोड़ दिए। जरा धीरे धीरे चलो बहादुरों, मेरी तो सांस उखड़ रही है। अभी तो सांस उखड़ रही है सेनापति जी। अभी तो उस भयानक चुड़ैल से भी लड़ना होगा। चढ़ते चढ़ते दोनों आधे रास्ते पर एक शिव मंदिर के पास पहुंचे। अरे, इस वीराने में यह युवती कौन है? अति सुंदर। इसके कानों में घंटियां टन टन। तीनों उसके पास पहुंचे। देवी, आप अकेली यह इस वीराने में कौन है आप? मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। घंटाकर्ण चुड़ैल को मारने आए हो? आपने ठीक पहचाना। हम इसीलिए आए हैं। लेकिन आप? मैं इस मंदिर की रक्षिका हूँ। इस मंदिर में अपार धन संपत्ति दबी हुई है, पर मुझे लोगों की मूर्खता पर हंसी आती है। कैसी मूर्खता? क्या कह रही हो तुम? यही कि वे समझते हैं कि यहाँ पर घंटाकर्ण नाम की कोई चुड़ैल रहती है। तो क्या यहाँ पर कोई चुड़ैल नहीं रहती? संजीवक, यह झूठ बोलती है। पहाड़ की चोटी तो अभी ऊपर है। हम वहाँ चलकर देखेंगे। युवती मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गई और मुस्कुराकर तीनों की तरफ देखने लगी। जरूर जाकर देखो, पर पहले यहाँ आओ। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि लोगों को कैसे गलतफहमी हो जाती है। सेनापति जी, आप तो समझदार हैं। आप इन मूर्खों की बातों में मत आइए।
संजीवक, नहीं, मुझे यह कोई चालबाज औरत मालूम पड़ रही है। सेनापति जी, आप तो समझदार हैं, आप इन मूर्खों की बातों में मत आइए। सेनापति अकड़कर जैसे ही चबूतरे पे चढ़ा, युवती ने मंदिर में लटका घंटा बजाया, टन टन। इससे उधर ऊपर धन संपत्ति के बारे में पूछना चाहिए, अपार धन संपत्ति के बारे में पूछना चाहिए मुझे। कुछ पलों बाद युवती ने घंटा छोड़ दिया। सेनापति जी, मूर्ख लोग इस घंटे की आवाज़ को ही घंटाकर्ण चुड़ैल समझ लेते हैं। चलिए, मैं आपको यहाँ रखी हुई अपार धन संपत्ति दिखाती हूँ। ओह, अगर वह धन संपत्ति और यह सुंदर युवती मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। युवती सेनापति को मंदिर के भीतर ले गई और उसने एक चौकोर पत्थर हटाया। ओह, इतनी दौलत कौन है इसका मालिक? स्त्री और दौलत वीर पुरुषों के लिए ही होती है। अरे, तुम भी आओ और देखो वह क्यों खड़े हो। लेकिन संजीवक और नंदू तेजी से भागकर मंदिर के चबूतरे से नीचे उतर आए। संजीवक भैया, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आता है, वरना यह औरत अपने को इस खजाने की रक्षक बताने के बाद खुद ही खजाना क्यों दिखाती? तुम ठीक कहते हो, जल्दी से यहाँ से चलो। संजीवक और नंदू ने सेनापति को आवाज दी तो वह मुस्कुराता हुआ उस युवती के साथ बाहर आया। क्या बात है, क्यों पुकार रहे हो? इसलिए पुकार रहे हैं कि हम ऊपर उस चुड़ैल को मारने जा रहे हैं। तुम हमारे साथ चलते हो या नहीं? तुम उस राक्षसी को मार कर आओ, तब तक मैं यहीं पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, हम जाते हैं। तगड़ा शिकार तो हाथ से निकल गया, अब इसी पर सब्र करना हो पड़ेगा इसी से सब्र करना पड़ेगा। संजीवक और नंदू जैसे जैसे पहाड़ की चोटी की ओर चढ़ते गए, वैसे वैसे सड़े हुए मांस की दुर्गंध उनकी नाक में भरती चली गई। नंदू, यहाँ सड़े मांस की दुर्गंध कहाँ से आ रही है? ऊपर देखो। संजीवक, चोटी पर गिद्ध मंडरा रहे हैं, उधर कोई सड़ी हुई लाश पड़ी होगी। चलो चलकर देखते हैं किसकी लाश है। दोनों ऊपर पहुंचे तो चौंक पड़े। हे भगवान, यह सब क्या है? संजीवक, तुरंत नीचे चलो, मुझे सेनापति की जिंदगी खतरे में लगती है। दोनों बड़ी तेजी से नीचे उतरे। हा 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 हा। मंदिर के आंगन में उतरते ही दोनों चौकट ठिठक गए। टन टन टन। नहीं, दोनों को देखते ही टन टन टन। हा हा हा। यह है तेरा असली रूप। यह घंटे क्यों बजाती है तू? हाँ, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, अधिक चल फिर नहीं सकती। मैं घंटे बजाती हूँ तो मूर्खों लोग समझते हैं यहाँ कोई मंदिर है। लोग इन मंदिर के भ्रम में यहाँ पर आकर फंस जाते हैं, पर हम मूर्ख नहीं हैं घंटा कर्ण चुड़ैल। हम तेरे मारे गए लोगों के हड्डियाँ देख कर आए हैं। हम अब तुझे मारने बिना नहीं छोड़ेंगे। हा 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 हा। पहले तुम तो मुझसे बचो, चींटी की तरह मसल डालूंगी तुम्हें। तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी। हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चुड़ैल ने फिर जोर से ठहासा किया। तभी नंदू और संजीवक ने चुड़ैल के बाल पकड़कर कंधे पर छलांग लगा दी। दोनों ने तेजी से अपने आप को संभाला और अपनी अपनी तलवार का भरपूर वार चुड़ैल के कानों से लटके घंटों पर किया। अब देखते हैं तू कैसे लोगों को धोखा देकर बुलाती है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। दोनों के घंटे काटकर गिरते ही चुड़ैल का आकार छोटा होने लगा। उफ, ओह उफ। धरती पर गिरकर चुड़ैल का जिस्म आग और धुएं में घिर गया। यह तो मर गई। अब चलो, प्रमाण के लिए यह दोनों घंटे और मंदिर की धन संपत्ति ले चलें। हाँ, चलो। दोनों मंदिर में छिपी अतुल संपत्ति को घोड़े पर लाद कर वापस लौट पड़े। संजीवक भैया, सेनापति तो मारा गया, चुड़ैल भी खत्म हो गई, पर हमारी बहादुरी का सिक्का राजा पर कौन जमाएगा? बहादुर इंसान को किसी की झूठी प्रशंसा की आवश्यकता नहीं होती नंदू। लेकिन दोनों जब चंद्रनगर के
पास पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर दोनों चौंक पड़े। पूरे नगर में हाहाकार मचा हुआ था। अरे रुको, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? संजीवक, लगता है नगर में कुछ गड़बड़ है, हमें सतर्क हो जाना चाहिए। नगर के भीतर पहुंचते ही सारी गड़बड़ी का राज खुल गया। ओह बचाओ, हिस बचाओ! यह पिंजड़े से बाहर कैसे आ गया? जरूर वनमानुष ने पिंजड़े को खोल लिया होगा, या फिर दमनक और करकर करकट ने कोई गड़बड़ की होगी। दोनों अपनी अपनी तलवारें खींचकर आगे बढ़े। यह समय सोचने का नहीं है नंदू, आओ हम पहले इन लोगों को बचाएं। ठीक है। संजीवक और नंदू अपनी और झपटता देख वनमानुष ने दोनों को छोड़कर जोरदार गर्जन की। गर हिस उफ, इसे खत्म कर दो। दूसरे ही पल संजीवक ने घोड़े से उतरा कर उस पर वार किया। हिस उफ, खचाक! वनमानुष खुली सड़क पर संजीवक और नंदू द्वारा मारा दिया गया। सैकड़ों लोगों ने बहादुरी का वह करिश्मा अपनी आंखों से देखा। वनमानुष मारा गया। संजीवक और नंदू ने वनमानुष को मार गिराया। उधर महल में अत्यधिक भयभीत राजा सूरसेन को एक सैनिक ने खबर दी, महाराज, वनमानुष मारा गया। क्या यह सच है? तभी दमनक संजीवक और नंदू को अपने साथ लेकर राजा के पास पहुंचा। यह सच है महाराज, इन दोनों वीरों ने वनमानुष को साथ साथ घंटाकरण चुड़ैल को भी मार दिया है। शाबाश! सचमुच तुम दोनों बहुत बहादुर हो। मैंने आपसे कहा था ना महाराज कि यह दोनों बहुत बहादुर हैं। यह उस चुड़ैल से छीनकर बहुत सी दौलत और उसकी घंटियां भी अपने साथ लाए हैं। वाह, यह दौलत अपनी बहादुरी से इन्हें प्राप्त हुई है, यह इनके ही पास रहेगी। हम भी अपनी ओर से इन्हें पुरस्कार देंगे। उसी दिन राज दरबार में राजा सुरसेन ने घोषणा की, सभासदों, हम नंदू को आज से अपना महामंत्री बनाते हैं और संजीवक को अपना सेनापति। लेकिन महाराज, मैं? दमनक, तुम आज से हमारे प्रधान कोषाध्यक्ष होगे। दरबार में राजा सूरसेन, संजीवक और नंदू की जय जयकार होने लगी। महाराज सूरसेन की जय जय, नए नए सेनापति और महामंत्री की जय जय। रात होते ही करकट लुहार दमनक के पास पहुंचा। मित्र, यह तो बहुत बुरा हुआ, आपसे महामंत्री का पद छिन गया। महामंत्री पद ना सही, पर राजकोष तो मेरे ही हाथों में है। मित्र, सेठ धनराज का सारा धन हड़प कर उसे वह वैद्य यज्ञदत्त को ठिकाने लगाकर अच्छा ही किया। अगर वे जीवित रहता तो कभी भी राजा से हमारी चुगली कर सकते थे कि हमने वनमानुष को छिपाकर रखा था। हाँ करकट, अब वह कपटी सेनापति भी नहीं लौटेगा। अब हम दोनों हाथों से अपना घर भर सकते हैं। अपनी योजना के अनुसार दमनक और करकट ने राजकोष खाली करना शुरू कर दिया। दमनक ने करकट को अपना विशेष सहयोगी बना लिया। वाह, तुम्हें नृत्य पसंद आया करकट? वाह सरकार, गजब की पसंद है आपकी। पर उनकी यह अय्याशी और धोखेबाजी अधिक दिन नहीं चल सकी। महाराज, कोषाध्यक्ष को तो कमंडल में भरे जल की तरह से धन का संचय करना चाहिए। बिना विचारे खर्च करने से तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तुम कहना क्या चाहते हो महामंत्री? कोषाध्यक्ष दमनक क्या अन्याय कर रहा है? जी महाराज, कहना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर आने लगा तो चुपचाप नहीं बैठे रहना चाहिए। इन दिनों मित्र दमनक राजकोष को सुरा और सुंदरियों के ऊपर लुटा रहे हैं। यह तो चिंता की बात है। अच्छा किया जो तुमने हमें ये सचेत कर दिया। हमें आज ही उससे बात करेंगे। राजा ने दमनक को बुलाया। क्या यह सच है दमनक कि तुम इन दिनों सुरा और सुंदरियों पर राजकोष का धन लुटा रहे हो? यह सरासर झूठा आरोप है महाराज। मैंने आपका नमक खाया है। मैं ऐसी नमक हरामी है करने की बात सोच भी नहीं सकता। राजा को क्रोध आ गया। तो क्या महामंत्री नंदू झूठ बोल रहे हैं? क्या हम उनकी बात पर अविश्वास करें? महाराज क्षमा करें, मैं जो कहने जा रहा हूं वह भी अटल सत्य है। महामंत्री नंदू अब आपको इस राजगद्दी पर बैठे हुए देखना नहीं चाहते। वे आपको कायर समझते हैं। सेनापति संजीवन के साथ मिलकर वे आपका तख्ता पलट देना चाहते हैं। वे मुझे भी अपने रास्ते से हटा देना चाहते हैं। तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है?
प्रमाण मेरे पास इस बात का भी है महाराज कि वे दोनों आपकी हत्या कर देना चाहते हैं। उन्हें अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही होगा महाराज। वे दोनों सोनपुर नगर के व्यापारी धनराज के मामूली सेवक थे, पर आपने उन्हें इतना ऊंचा पद दे दिया, दिमाग तो अब उनका खराब होना ही था। राजा कान का कच्चा था। वह जल्दी ही धूर्त दमनक की बात में आकर भयभीत हो उठा। तुमने तो हमें चिंता में डाल दिया दमनक। अब हम क्या करें? महाराज, नीति कहती है कि राज्य की इच्छा करने वाले शत्रु को रास्ते से हटा देना चाहिए। राजा का कार्य दंड देना है। यह तो केवल मामूली सेवक है। यदि मित्र, माता पिता, भाई, पुत्र और पुत्री भी राज सिंहासन की कामना करे तो उन्हें मार डालना चाहिए। राजा ने तुरंत बिना सोचे समझे संजीवक और नंदू की मृत्यु का आदेश दे दिया। यह लो दमनक, आज से तुम मेरे प्रधानमंत्री हो। मेरी आज्ञा है कि संजीवक और नंदू को सुबह होते ही मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा महाराज। दमनक खुशी से उछलता राजमहल से बाहर आया। महल में बाहर आकर दमनक की प्रतीक्षा कर रहा था। करकट दमनक की प्रतीक्षा कर रहा था। खुश सो जाओ करकट, मैंने वे चाल चली है कि दोनों संजीवक और नंदू सुबह होते ही साफ हो जाएंगे और फिर इस कायर राजा को मारकर मैं यहाँ का राजा बनूंगा और तुम मेरे सेनापति होगे करकट। तभी पेड़ के पीछे छिपकर खड़े संजीवक और नंदू उन दोनों पर टूट पड़े। धूर्त कपटी राजा तो मैं तुझे बनाऊंगा। सुबह तक तू जिंदा रहेगा तभी तो। खचाक। ओह! आज्ञा पत्र लाकर नंदू ने राजा को के सामने फाड़कर फेंक दिया। तुम अविवेक राजा, अब हम दोनों तुम्हारे राज्य में एक पल भी नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम डरपोक और बुद्धिहीन हो। हम जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद दोनों घोड़े पर सवार होकर सोनपुर के लिए वापस लौट चले। ओह, मैंने अपनी मूर्खता से दो बहुमूल्य हीरे खो दिए। नंदू, बहुत दिनों तक हमने घर से बाहर रहने रहे पूरा जब वापस घर लौट रहे हैं तो कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन संजीवक, हमारे यहाँ आने और वापस लौटने में कितना अंतर है। पहले हम सेठ जी के साथ आए थे और अब अकेले लौट रहे हैं। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स को यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।